नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। जिस तरह से दुनिया भर में उपद्रव की स्थिति आप देख रहे हैं, नेपाल इसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है कि वहां पर जेनजी जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो सड़कों पर आ गई। उसने तोड़फोड़ की, वहां मंत्री और वहां के पीएम को भी उन्होंने पीट दिया। जिस तरह से जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, इसके पहले बांग्लादेश में जो हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट यहाँ भी हुआ, उसके पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ। ये सब देखकर लगता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्यों आखिर देश की जनता जो है सड़कों पर आ जाती है, तोड़फोड़ करती है और उस मर्यादा को पार कर जाती है जो नहीं होना चाहिए। इन सब के पीछे आखिर क्या वहाँ के स्थानीय कारण हैं? क्या इसके कोई वैदेशिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं, भारत जिस देश में, वहाँ पर भी एक बड़ा लोकतंत्र है। वहां पर भी दो वर्ग हैं, एक अमीर है, गरीब वर्ग है, एक मध्यम वर्ग भी है, तीन वर्ग हैं। कैसे आखिर इन चीजों को देखा जाए ताकि हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राम श्रीवास्तव जी, जो विदेशिक मामलों के, विदेशी नीतियों के मामले के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में रवि अत्रोलिया जी हैं, वो पूर्व डीएसपी हैं और इस तरह के मामलात पर बहुत सजग होकर प्रतिक्रिया भी देते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं जेसी उपाध्याय जी, जो इतिहासकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत धन्यवाद। है जी। बहुत बहुत। सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप इतिहासकार हैं और जी। इतिहास को आप समझते हैं, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने कई आंदोलन के बारे में जाना है, कई विद्रोहों के बारे में जाना है। जो हाल ही में नेपाल में विद्रोह हो रहा है, इसके पहले बांग्लादेश में हुआ, इसके पहले श्रीलंका में हुआ। इन विद्रोहों का, इन उपद्रव का क्या कारण होता है? आम जनता आखिर इस तरह से क्यों रिएक्ट करती है? क्यों उनका आक्रोश फूट पड़ता है? क्या कारण है इसके? सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो सामने अगर आती है कि आक्रोश, आंदोलन और सरकारों के विरुद्ध में युवा वर्ग का ऊपर उठकर आना। क्योंकि क्या होता है कि युवा वर्ग आज की स्थिति में आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को बहुत ही कमजोर समझता है। न तो उनको कोई अर्थ, न कोई उनको रोजगार की व्यवस्था मिलती है। पढ़ाई के नाम पर भी कई ऐसी पढ़ाइयां होती है जिसके के लिए कि उनका कोई जीवन यापन करने के लिए भी पढ़ाई का ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है। और सरकारें अपने एक परंपरागतवादी, गढ़वादी जिसे कहना चाहिए कि चली आ रही है, एक परंपरावादी नीति को अपना के रखते हैं। नए सुधारों की ओर नहीं बढ़ते। दिखाने का तो उनका संविधान है, दिखाने की सारी व्यवस्था होती है, परंतु जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद वो अपनी स्वार्थ को पहले देखते हैं, अपनी कुर्सी को पहले बचाने की कोशिश करते हैं, न कि देश के नौजवानों की आवश्यकता क्या है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सारी बातों पर जब तक अगर सरकार नहीं सोचेगी तो एक प्रकार से जिसे कहना चाहिए कि असंतोष भड़केगा। साथ ही जीवन यापन के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, उन जी। आवश्यकताओं में भी कभी कभी क्या होता है कि पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए नवयुवकों में भी, मध्यम वर्ग के लोगों में, साधारण वर्ग के लोगों में भी ऐसा लगता है कि जैसे भाई बहुत सारी बात सामने आ रही है और हमारे तो हाथ कुछ खाली हाथ हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो जी। वो एक धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता है। एक उदाहरण अगर अब दूं, आप अदरवाइज मत लीजिएगा। जी। एक भारत के अंदर एक परंपरागत बात चली आ रही है कि भाई नया सीजन आया, नई पौध आई और नए जो खेती के उपजाऊ के लिए जो साधन होना चाहिए, विशेष रूप से वैज्ञानिक साधन और जो खाद होता है, वो सरकार तो उपलब्ध कराती पर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। इसलिए किसान वहां से असंतुष्ट है। और फिर किसान जो इन्वेस्टमेंट करता है खेत के अंदर, उसको उसकी उपलब्धि भी नहीं मिलती, उसकी प्राइस भी नहीं मिलती, तो जी। उसमें भी असंतोष आता है आए दिन। आपने पिछले टाइम देखा होगा कि किसानों ने एक लंबे समय तक आंदोलन क्यों किया कि उनके द्वारा उत्पादन किए गई सामग्री का जितना मूल्य मिलना चाहिए जी। उतना मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो ये एक असंतोष की भावना विशेष रूप से जो खाद्यान्न को लेकर होती है। तो धीरे धीरे हर वर्ग इस ओर आकर्षित होता है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। और शासन कोशिश करता है, पर शासन की नीतियों में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात होती है कि जो इस कारण परेशानी होती है। अब रहा सवाल वर्तमान के दंगों का, तो मेरे अपना सोच है इतिहास के हिसाब से कि जब तक इसको विदेशी सपोर्ट नहीं है, विदेशी लोगों का हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि प्रारंभ से भारत और भारत के पड़ोसी देश जो हैं, वे कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में भारत के पड़ोसी देशों को कहीं ना कहीं पूंजीपति, बड़े बड़े राष्ट्र
साम्राज्यवादी राष्ट्र, अपने उत्पादन को बेचने के लिए मार्केट की बात करने वाले राष्ट्र, वो सब इस प्रकार से लगे रहते हैं कि हमें मौका मिले। उदाहरण के रूप में आप अगर देखिए कि भारत के चारों तरफ, श्रीलंका कह लें, मालदीव कह लें, नेपाल कह लें, पाकिस्तान कह लें, बांग्लादेश कह लें, फिर बचा क्या भारत के बाहर? बिल्कुल सही। ये सारे लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष है। बांग्लादेश बैंकक्रफ्ट हुआ पूरा, नहीं अपना श्रीलंका, भारत ने उसकी सहायता करी, पर आज भी वो खड़ा है, जी आज भी उसकी हालत ठीक नहीं। मालदीव कैसे नाराज हुआ कि नहीं हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे, ना हम टूरिज्म को डेवलप करने का मौका देंगे। परंतु क्या है कि ये सारे असंतोष जी दिखाने के ज्यादा हैं, परंतु आंतरिक युवाओं का जो एक प्रकार से आक्रोश है, वो जी। आक्रोश अवश्य फूटता है। चलिए। अब बांग्लादेश के, नेपाल की बात करें, जी तो नेपाल में सबसे पहले ये आंदोलन किसने शुरू किया? जी युवा वर्ग ने किया। जी किसके खिलाफ? राजतंत्र के खिलाफ, राजतंत्र व्यवस्था के खिलाफ, राजा के द्वारा, और तत्कालीन सरकार के खिलाफ। जी तत्कालीन सरकार एक राजवंश से जुड़ी हुई होने के कारण वो परंपरागतवादी नीतियों में विश्वास करते। भाई आधुनिकरण मांगता है, आधुनिक मांगता है कि आज हमें किस तरह से समाज के जन कल्याण कार्यों को उपलब्ध कराने के लिए और उनकी जीविका के बिल्कुल। लिए सामग्रियां उपलब्ध जब तक नहीं होगी, जो युवाओं में आक्रोश होगा। और चलिए। वह युवाओं का आक्रोश जी आप देखिए कि जो एकदम विस्फोट हुआ, नेपाल का विस्फोट एकदम हुआ, परंतु धीरे धीरे वो युवाओं के बीच में सरकार के प्रति जो असंतोष था वो धीरे धीरे भड़कता रहा, और आज परिणाम ये है कि पार्लियामेंट को भी जला दिया गया, चलिए। प्राइम मिनिस्टर तो को भी बहुत पूरी तरह बहुत से बहुत कैद खाने महत्वपूर्ण, में डाल दिया, जो भी हुआ उनके साथ। और बहुत एक युवा महत्वपूर्ण नहीं, बात आप और कर एक रहे हैं। युवा को, एक मेयर को, युवा व्यक्ति जो कि एक अच्छा गायक था, जी एक अच्छा गायक था, उसके प्रति जन की आकर्षण भाव हुआ, क्योंकि मेयर के पद के ऊपर लाखों वोट से जीता, तो उम्मीद है कि शायद ये हमारी बात को समझेगा और ये करेगा। तो ये एक प्रकार से बहुत बहुत समाज का महत्वपूर्ण भी बात आप संघर्ष कह कर रहे रहे हैं हैं, उपाध्याय देश सर। के अंदर जी एक जी। नई पीढ़ी। अब हाँ जी, महत्वपूर्ण बात यह है सर कि हाँ, बोलिए। इसके विदेशी कारण क्या है। राम श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं सर, जिस हाँ तरह से अलग अलग देशों में, जो उपाध्याय सर ने कहा है कि जिस तरह से अलग अलग देशों में जो उपद्रव हो रहे हैं, इस वक्त नेपाल की स्थिति हम सब देख रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसके कोई विदेशी कारण है, क्या इसके कोई और गूढ़ रहस्य हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं लेकिन पीछे वो काम करते हैं? पंकज जी देखिएगा, इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये फ्रांस की सड़कों पर इस समय इसी तरह का आंदोलन चल रहा है। जी 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जगह जगह आगजनी हो रही है, मारपीट हो रही है। वहां भी एक तरह से असंतोष भड़क चुका है, जनता जो है पूरी तरह से विद्रोह में आ गई है, और मैक्रोन के उसकी नीतियों के विरुद्ध वो सड़कों पर आ गई है, जी क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी परेशान हो रहा है। बिल्कुल। और न केवल ये, उसके पीछे और भी दूसरे बहुत से कारण हैं जो जल्दी ही पता लग जाएंगे। सबसे बड़ा कारण वहां विस्थापितों का है। और अभी जो है नेपाल में जो कुछ हुआ है, निश्चित रूप से इसकी भनक खुफिया तंत्रों को भारत में तो थी, जी और उन्होंने अपने कूटनीतिक स्रोतों से उनको आगाह भी किया था। लेकिन चूंकि ओली साहब का झुकाव जो था चीन की तरफ था, लोगों को ये शंका थी कि चीन जो है यहाँ पर उपद्रव कराएगा, लेकिन चीन इस समय अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, वो उपद्रव नहीं कराएगा। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि युवकों में बेरोजगारी थी, शिक्षा के पर्याप्त तो अवसर होने के बाद, वो पढ़ने के बाद उनको नौकरियों की कमी थी, विदेशों में जाती थी तो वहाँ उनको दुर्गम दर्जे से देखा जाता था, उनकी डिग्रियों को इंटरनेशनल मार्केट में वो वैल्यू नहीं थी जो भारत के आईआईटी, आईआईएम और दूसरी यूनिवर्सिटीज की हैं। ऐसे बहुत से कारण जब इकट्ठे हो गए, और उसी इकट्ठे कारण में जो है सोशल मीडिया, जो कि एक सबसे बड़ा साधन था, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में अगर गोरखा फोर्स है तो नेपाल से वहां से गए हुए लोग हैं। पूरे दुनिया में इस समय करीब करीब 25 लाख से ज्यादा नेपाली जो है कामकाज करते हैं। अब जब उनके घर वालों से उनकी बात नहीं हो पाएगी, आपने 26 जो ऐप थे उनको जो है बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? रेवेन्यू अर्जित करने के लिए। रेवेन्यू किस लिए? कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, करोड़ों रुपए की उनको सरकार को फीस दीजिए। और ये सबको मालूम है कि करप्शन के मामले में नेपाल बहुत आगे था। वहाँ अस्पताल में भर्ती भी होना हो तो लोगों को जो है घूस देना पड़ती थी, हर काम के लिए घूस देना पड़ती थी। जिस देश में अस्थिर सरकार हो, 15-17 साल में 15 बार वहां पर
सत्ता हस्तांतरण हो चुका है। तो इससे ये पता लगता है कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा कारण होता है। लोक कल्याणकारी कार्य अगर कहीं नहीं हो तो जनता में असंतोष होता है। जनता सब समझती है और यही एक कारण है कि अगर आप श्रीलंका का देखें, बांग्लादेश का देखें, पाकिस्तान का देखें, लेकिन इन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में एक चीज बहुत कॉमन है, वो कॉमन है गजबाए हिंद, जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और उसके लिए खासकर भारत के विरुद्ध चल रहा है, जिससे कि उन्हें मालूम है कि भारत को अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले नेपाल, बांग्लादेश इनको उकसाना पड़ेगा। ये बात भी अपनी जगह सही है कि जब से वहां बांग्लादेश में विप्लव हुई, वहां पर दूसरी जो अस्थायी सरकार बनी, वहां पर आज की स्थिति में ये है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट वहां पहुंच रहे हैं, वहां के फौजी अफसरान वहां पहुंच रहे हैं और वहां से सीधे नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हमारे यहाँ स्मगलिंग का भी होता है, आतंकवादियों का भी होता है, जग जा ही रही है। और यही एक कारण है कि भारत को जो बढ़ती हुई उसकी प्रगति है उसको रोकने के लिए दुनिया के कई देश दुश्मन, जिसमें से एक तो खुलकर आजकल हमारे सामने आ गया है, वो श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप है, जो कभी गले मिला करते थे और आजकल खंजर खींचकर पीछे पड़े हुए हैं भारत के, और वो कोशिश कर रहे हैं। आज तो उन्होंने स्टेटमेंट ये दे दिया कि भारत पर और ब्रिक्स के देशों पर तो हम 200% जो है वो लगाएंगे टैरिफ। अरे तो ऐसा लगता है उनको सपने में कुछ आता है जूं और दूसरे दिन जाकर वो ऑर्डर डाल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप की जो स्थिति है, उन्होंने नारा दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन अब उन्होंने उस नारे में संशोधन कर दिया, मेक ट्रंप एम्पायर ग्रेट, और उसके लिए पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को पीठ थपथपा दी, उसको साउथ ईस्ट एशिया का जो प्रमुख बना दिया, किसके लिए, क्रिप्टो करेंसी, और उन्होंने उनके दामाद का ऑफिस जो है लाहौर में इस समय खोल रखा है। अब ये सब क्यों किया है, उसके पीछे एक ही कारण है कि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने आते से ही कहा था मैं अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल बना दूंगा। क्रिप्टो करेंसी का कैपिटल अमेरिका तो क्या बनेगा, वो खुद उसके लिए कैपिटल बनना चाहते हैं। और यही एक कारण है कि क्रिप्टो करेंसी होती कहाँ है। क्रिप्टो करेंसी हर देश के जो भ्रष्ट राजनेता होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फौजी अफसरान होते हैं, जुडिशरी के लोग होते हैं, जिनके घर में अगर आग लग जाती है तो 350 करोड़ के जले हुए नोट बरामद होते हैं, ऐसे लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है और वो क्रिप्टो करेंसी वो समूह से इकट्ठी करके अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जो भारत के ऊपर उन्होंने बंदिश लगा रखी है, क्या है कि आप तेल मत खरीदो, खुद तो रूस से तेल खरीदेंगे और हमसे मना करेंगे और बहुत सारी चीजें खरीदेंगे। उनके कहने में हम क्यों, हम तो हम प्रभु, एक हमारा राष्ट्र है, हम जिससे चाहे वो व्यापार करेंगे। लेकिन उनकी जो बंदिशें हैं वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो आ जाए। अरे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अगर वो आ जाएगा यहाँ तो हमारे किसान भूखों मर जाएंगे। न केवल ये, वो चाहते हैं कि वहां की डेयरी प्रोडक्ट यहाँ आ जाए, जो राजनीतिक दबाव पड़ रहा है हम कैसे ले आएंगे। जी, गाँव को, गायों को वहां पर मांसाहारी भोजन कराया जाता है, हमारी भावनाओं के विरुद्ध है। तो देखिएगा हमको डटकर मुकाबला उनका करना पड़ेगा। ये निश्चित है इन्वॉल्वमेंट नेपाल की उठा पटक में है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे विदेशिक नीतियां, बाहरी नीतियां जो हैं वो किसी देश को प्रभावित कर सकती हैं। रवि अत्रोलिया जी, क्या लगता है आपको, जो दुनिया भर में चीजें हो रही हैं, आप लगातार इन चीजों को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या हमारे देश की जो स्थितियां हैं, क्या भविष्य में कुछ ऐसा हो, हमारे यहाँ भी हो सकता है किसी रूप में, चाइना और अमेरिका की जो नीतियां हैं क्या वो हमको प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, मैं अभी नेपाल के घटनाक्रम पर अगर बात करना चाहूंगा, भारत की स्थिति को बाद में रखूंगा मैं, क्योंकि वो हमें जो देख रहा है उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर हम अतीत में जाएं, सन 47 के पहले, तो क्रांति जो लाए हैं युवा वर्ग लाए हैं। हम अपने 47 वाले अगर बात में देखते हैं, 47 की आजादी की लड़ाई में जो चली थी, उसमें हमारे देश में दो विचारधाराएं थी, एक था नरम दल का और एक गरम दल का। और आप देखेंगे गरम दल का प्रतिनिधित्व जो है वो युवा कर रहे थे, चाहे वो सरदार उधम सिंह हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, मतलब ये आप देखेंगे पूरे पूरे युवा थे। और युवा जो है वो जरा सी भी जाति बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता है। बिल्कुल।
क्योंकि वो अपना आक्रोश बाहर निकालता है। जी। जो नरम दल के बल्कि जो बुजुर्ग सोच वाले होते हैं वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम करते हैं, लेकिन युवा तो कहता है कि ऐसा क्यों। अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि युवा जो है, तत्समय था वो आजादी की लड़ाई के लिए। जी। अंग्रेज भारत को लूट रहे थे, अंग्रेज यहाँ के भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, आदि आदि। वर्तमान समय में अगर हम देखें युवाओं का आक्रोश, आप भारत के संदर्भ में भी ले सकते हैं और अपने आसपास के देश के संदर्भ में भी ले सकते हैं। आप देखिए कि वर्तमान समय में ये जो भारत के अलावा जो आसपास के सभी देश हैं, ये गरीबी से, महंगाई से और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। भारत भी कुछ हद तक इसमें शामिल है। अभी भारत की बात छोड़, अब हम आते हैं नेपाल पर। नेपाल में, भारत में चूंकि लोकतंत्र है, ठीक है, मगर नेपाल में भी लोकतंत्र आया है 17 साल पहले। उसके पहले वहां पर राजशाही थी, और राजशाही का मतलब ये होता है कि हमारे दो बुजुर्ग साथी बैठे मेरे, तो मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि राजशाही ये होती है कि राजा प्रजा को जो दे दे वो उसकी मेहरबानी, और जनता उसको भीख समझ के स्वीकार करेगी। अब राजा ने मेहरबानी कर दी मेरे ऊपर, अब वो अच्छा करे, कम दे, ज्यादा दे, ये राजा की मर्जी जी। लोकतंत्र में ये है। हाँ, राजशाही का सिर्फ यह है कि वहां पर राजा ही सर्वसर्वा है और प्रजा नीचे है, बहुत नीचे। बिल्कुल। लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतंत्र में होता यह है कि जनता अपने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को सत्ता पर सत्तासीन करता है, और इसलिए करता है कि वो देश के संसाधनों का अच्छे ढंग से विकास करे और जो भी आय हो रही है वो सभी पर समान रूप से वितरित करे, निष्पक्षता पूर्वक काम करे। मतलब यहां पर वो राजा, मतलब सत्ता किसी राजा जैसी है, मगर यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है जो भी बैठता है उसका काम एक सेवक के नाते कि वो व्यवस्था देख रहा है और जनता को उसका हक दे रहा है, मतलब वो जनता पे एहसान नहीं कर रहा। बिल्कुल, समझिए इस चीज को। बिल्कुल, अच्छी बात। राहत केंद्र सरकार से या केंद्र सरकार भेजती है तो वो आम लोगों के लिए बख्शीश नहीं है, बल्कि वो उनको हक दे रहा है। राइट, ये है लोकशाही और राजशाही में अंतर। अब बात करते हैं हम कि जिस तरह से हमारे साथी पंडित ने बताया कि साहब वो शिक्षा की डिग्री वहां पर कोई खास वैल्यू नहीं रखती विदेशों में। एक तो ये कारण कि वहां पर शिक्षा के स्तर तक कमजोर हो चुका है कि वहां की डिग्री को विदेश में मान्यता नहीं दी जा रही है। ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल यह था कि युवाओं को अपने ही देश में तो रोजगार मिले, वहां के लोगों को गरीबी से मुक्ति मिले, वहां के लोगों को महंगाई से मुक्ति मिले। ये कब होगा? जब सरकार जो सत्ता में है यहाँ पर, ये नेपाल की बात करता हूं तो उसमें यहाँ पर जो मौजूदा लोकतंत्र के नाम पर जो लोग बैठते आए हैं, दरअसल वो चोला लोकतंत्र का ओढ़े थे और कार्यप्रणाली उनकी क्या थी? राजशाही स्टाइल की। खुद के घर को भरना, और भ्रष्टाचार वहां पे इसीलिए बढ़ गया था कि वहां पर ये लोग खुद को अपने आप का अमीर बना रहे थे। और मैं बता दूं कि यही वो एक वजह थी कि आक्रोश पनपता रहा और विस्फोट के रूप में बाहर आ गया। आपने भारत संदर्भ में बात की है, तो भारत में भी अभी शायद शुरुआत महसूस कर रहा हूं मैं कि जो अभी गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भारत सरकार को सोचे कि इस पे बाहरी देशों से सबक लेकर अभी भी भारत में इन हालातों पर नियंत्रण करे, उसे व्यवस्थित करे, लोगों को रोजगार दे। अभी भारत में भी ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। आपने बहुत अच्छे ढंग से लोकशाही और राजशाही को समझा दिया। उपाध्याय सर, क्या लगता है, जो सर ने प्रश्न उठाया है, क्या अमीरी और गरीबी के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है वो एक बड़ा कारण है इस तरह के विद्रोह का, इस तरह के विप्लव का, इस तरह के उपद्रव का? उपाध्याय सर। नहीं सर, एक बात जरूर है कि गरीब आर्थिक बोझ से सहन तो कर सकता है, परंतु पेट भरने के लिए उसको आवश्यकता होती है, रोजगार की आवश्यकता होती है। और इस समय नेपाल के अंदर जितना युवा वर्ग आगे है, क्योंकि युवा वर्ग को तो कुछ मिलता ही नहीं है, उनको केवल एक सपना दिखाया गया, उन्हें सपना दिखाया जाता है कि हम तो आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। परंतु जो प्रधानमंत्री थे
वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राज परिवारों से प्रभावित होते रहते हैं। और अरे एक बार बैठ गए तो अपना घर भर लिया, जनता के प्रति उनका कोई जनता के प्रति उनका कोई ऐसा प्रयास ही नहीं रहता कि जनता को संतुष्ट करे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि युवा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो आगे आएगा, अपनी डिमांड को रखेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करेगा, और अगर नहीं हुआ तो सत्ता से उन्हें हटा देगा और नई सत्ता लाने का प्रयास करेगा। बस यहाँ एक थोड़ा सा अंतर रखना चाहिए कि जो व्यक्ति सत्ता में आए वह किसके लिए आए और क्यों आए और किसके लिए आए, इस बात को अगर ध्यान में रख के नए व्यक्ति को सत्ता में बिठाएंगे तो शायद कुछ समय के लिए युवाओं का जो आक्रोश है उसको शांत किया जा सकता है। परंतु ये सारी परिस्थितियां देश के अंदर और पड़ोस के देशों के द्वारा इन देशों के अंदर जिस प्रकार से अशांति उत्पन्न की जा रही है ताकि हमें आर्थिक लाभ मिले, हमें बाजार मिले, और बाजार के लिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रकार से वो एक कार्य करते हैं। अब चाहे वो चीन हो चाहे और बड़े देश हो, भारत की भी यही बिल्कुल हालत है। सारा यूरोप लगा हुआ है कि भारत का मार्केट बहुत अच्छा है, क्यों ना हम सब जाके घुस जाएं। अरे भाई तुम घुस जाओ, पर हमारे घर का क्या होगा? हमारे घर में आग लग रही है, हमारे यहाँ युवा बेचारा जो है नौकरियों के लिए भागता फिर रहा है, किसान अपने उत्पादन के पैसे बरोबर नहीं मिल रहे हैं, वो दुखी है, अमीर लोग टैक्स के मामले में मौजूदा स्थिति में मजाक कर रहे हैं। तो ये एक तरह से धीरे धीरे असंतोष को बढ़ाता है। वर्तमान सरकार भारत में इस बारे में विचार कर रही है और कोशिश करती है कि युवाओं को संतुष्ट किया जाए, पर थोड़ा सजग रहें तो बात अलग है। फ्रांस का कल आज अभी लेटेस्ट न्यूज जो है, फ्रांस के अंदर वहां के युवा वर्ग ने आंदोलन कर, फ्रांस का तो स्वभाव है, फ्रांस की राज्य क्रांति भी उसी का रूप था। फ्रांस के बाद नेपोलियन आया तो नेपोलियन के बाद का भी वही रूप था, और उसके बाद थर्ड रिपब्लिक स्थापित हुआ तो एक प्रजातंत्रवादी व्यवस्था शुरू हुई, और प्रजातंत्र में भी अब क्या हुआ, पार्टीवादी। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री तो राम श्रीवास्तव जी, उपाध्याय जी और रवि अत्रोलिया जी, आपसे बातचीत हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात सामने निकल कर आई वो ये है कि दुनिया भर में जो अमीरी और गरीबी की खाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की स्थिति है, और करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग लगातार सहते रहते हैं, और एक वक्त होता है कि जब वो किसी कारण से सड़कों पर आ जाते हैं और उपद्रव कर देते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाए, जो देश की नीतियाँ हैं उस पर ध्यान दिया जाए, और दूरदर्शी होकर आगामी जो नीतियाँ हैं वो किस तरह से बनाई जाएं, ये इस पर ध्यान दिया जाए तो शायद हम अपने देश में शांति कायम रख सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।